अब आपने देख लिया कि ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, तो मैं आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करता हूं। पहले लिखिए रेगुलेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, हाउ द थायराइड हार्मोन्स आर एक्चुअली रेगुलेटेड, इनके सिक्रीशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं। ये हाइपोथैलेमस के साथ इन्वॉल्व होगा। थायराइड जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ग्लैंड का एक्सेस है, उसी में आप रेगुलेट करेंगे इस थायराइड हार्मोन्स को। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस आप जानते हैं वो सिक्रीट करेगा एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सिक्रीट करेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे मैं TRH लिख रहा हूँ, ये उस पोर्टल वेन से, आपको याद आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में एक हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है, जिसकी मदद से ये कहाँ पहुँचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और ये पहुँचा कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी में ये जाकर के एक्ट करेगा कुछ सेल्स पे, वो सेल्स बेसोफिल्स हैं, और उन सेल्स को हम कहेंगे थायरोट्रॉफ्स। और ये पिट्यूटरी रिलीज करेगा एक हार्मोन, इस हार्मोन को आप कहेंगे थायरोट्रोपिन। हम जानते हैं पिट्यूटरी ट्रोपिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और इस थायरोट्रोपिन को हम इस नाम से भी बुलाएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ TSH। ये प्रोड्यूस किया किसने, पिट्यूटरी ने। ये पेप्टाइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन्स खुद क्या है, अमीनेटेड हार्मोन है, लेकिन TSH कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है, इसको भी याद रखिएगा। और ये थायरोट्रोपिन जाकर के एक्ट करेगा इस एंडोक्राइन ग्लैंड पे, जिसे आप कह रहे हैं थायराइड। तो ये एक्सेस बन गया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड का। और थायराइड जब स्टिमुलेट होगा तो थायराइड के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन। और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस टाइम पर ट्रोपिन स्टिमुलेट करते हैं ग्लैंड को, तो ग्लैंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ओवर सिक्रीट करता है अपने हार्मोन को। तो हम नहीं चाहते कि इनका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फीडबैक इनिबिशन प्रोवाइड करना है। और जब भी T3 T4 का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक तो इनका फीडबैक इनिबिशन किस पर होगा, हाइपोथैलेमस पर होगा, और जिसकी वजह से थायरोट्रोपिन की कंडीशन क्या हो जाएगी, थायरोट्रोपिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जब भी T3 T4 कम होगा, इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस विल डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ TRH, एंड द T3 T4 will also have a feedback inhibition effect on the anterior pituitary, so that the level of the secretion of the thyrotropin is also reduced. So please understand this very important fundamental. Hypothalamus releases TRH, acts on anterior pituitary releases thyrotropin, और TSH acts on the thyroid gland and that secretes T3 and T4। लेवल को मेंटेन करने के लिए आपने एक फीडबैक इनिबिशन लगाया है। ये जो T3 T4 है हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को इनिबिट करेंगे, ताकि ये क्या बनाना बंद कर दें, TRH और TSH, और इनका बनना कम हो जाए। जब ये लेवल कम हो जाएगा तो ये इनिबिशन हट जाएगा, तो ये दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और थायराइड और ज़्यादा क्या बनाना शुरू कर देगा, T3 T4, ताकि लेवल हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी। वी नो दिस इज द पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर ये ब्लड से पहुंचेगा, और ये थायराइड T3 T4 भी ब्लड से पूरी बॉडी में क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, और अपने टारगेट सेल्स पर एक्ट करेंगे, और उन टारगेट सेल्स पर इनके क्या होने चाहिए, रिसेप्टर्स होने चाहिए। तो अब मैं ये देखता हूं कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन की एबनॉर्मेलिटीज क्या क्या है। So let us look at the next, after seeing the regulation of secretion of the thyroid hormones, let us look at the abnormalities of secretion. एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। दो एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, या तो थायराइड हार्मोन नॉर्मल से कम सिक्रीट हो रहे हैं, उस कंडीशन को आप कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लेवल से कम T3 T4 सिक्रीट हो रहा है। नंबर 2, दूसरी कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर
थायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब ये हुआ कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल से क्या है, ज़्यादा है। सो हम एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सिक्रीशन देख रहे हैं। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सिक्रीशन में थायराइड हार्मोन्स कम हो सकते हैं, जिसे हमने कहा हाइपोथायराइडिज्म, या ज़्यादा हो सकते हैं, जिसको हमने कहा हाइपरथायराइडिज्म। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को याद रखिएगा, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म अपार्ट फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी, अपार्ट फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हालांकि हाइपोथायराइडिज्म का एक बहुत कॉमन कॉज होगा आयोडीन डेफिशिएंसी, लेकिन अगर हम इस न्यूट्रिशनल कॉज को हटा दें सो आप ये देखेंगे द कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म is an autoimmune disorder. So that means both hypothyroidism and hyperthyroidism are basically autoimmune disorders. If we leave, I'm again saying, if we leave the deficiency of the iodine from this particular part. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर केसेस में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करे, या आप ही के एंटीजेंस के खिलाफ क्या बनाना शुरू करे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू करे, या टी सेल्स बनाना शुरू करे। इस तरह के डिसऑर्डर्स को आप क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और जैसा मैंने आपको बताया था कि थायराइड फॉलिकल के अंदर एक थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन था, और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इस फॉलिकल के अंदर ही रहता है, और ये जनरली ब्लड में कभी नहीं आता। तो जब ये ब्लड में कभी नहीं आता तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको पहचानता नहीं है। लेकिन अगर किसी एक्सेसिव कैटाबॉलिक स्टेट में, किसी डिजीज कंडीशन में ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल किस में आने लग गया, ब्लड में आने लग गया, तो आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा लगेगा कि ये आपकी अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है और ये कोई फॉरेन चीज़ है, और उसके खिलाफ वो क्या करना शुरू करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। और अगर एंटीबॉडीज ऐसी बनी कि वो थायराइड ग्लैंड के सेल्स को सप्रेस करते हैं, दिस विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। और अगर एंटीबॉडीज का नेचर ऐसा हुआ कि वो थायराइड ग्लैंड के सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, देन इट इज गोइंग टू लीड टू हाइपरथायराइडिज्म। सो बेसिकली हमने ये देखा कि बोथ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म आर एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड दे आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। दे आर मोर कॉमन इन फीमेल्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन just because of the fact that most of the disorders are actually more common in males, but here we are seeing a disorder that is more common in females. So hypothyroidism and hyperthyroidism are more common in females. तो मैं इन conditions को एक बार आपको एक डायग्राम से ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि what are the clinical features that actually डिफरेंशिएट हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो अगर आप ये देखें तो इस पिक्चर में एक तरफ दिस पर्सन हैज़ हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपो का मतलब ये हुआ कि थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या है, बॉडी में कम है, एंड दिस पर्सन हैज़ हाइपरथायराइडिज्म। इसका मतलब थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है सिम्टम, यहाँ मैंने लिखा है साइंस। सिम्टम वो जो पेशेंट बताता है, साइंस वो जो फिजिशियन एलिसिट करता है। तो अगर आप गए किसी डॉक्टर के पास और आपने ये कहा कि मेरे सिर में दर्द है, तो ये सिम्टम होगा, और अगर उसने बीपी चेक किया और आपको हाइपरटेंशन निकला तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर साइन होगा। तो अगर आप सिम्टम यहाँ पर देखें तो बेसिकली होगा ये कि ये जितने भी सिम्टम्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स इस वजह से आ रहे हैं, ये जो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में, क्योंकि द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इन हाइपोथायराइडिज्म द बेसल मेटाबॉलिक रेट विल बी रिड्यूस्ड, एंड in hyperthyroidism the basal metabolic rate will be high, and that will cause the various symptoms that you are seeing here: lethargy, ज़्यादा नींद आना, weight gain, ये जो skin changes हैं जिसमें water retention हो सकती है, जो females में menstrual abnormalities, ये जो symptoms आ रहे हैं, ये symptoms basically are a corollary of the fact that the thyroid hormones basically regulate the hyperthyroidism. This person will be having restlessness, person will be having insomnia, this person will be having a weight loss, probably fatigue, may have constipation, may have diarrhea, and these type of symptoms again are a tribute to the fact that the thyroid hormones actually regulate the बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो हमारे जो दो कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, एक को मैंने कहा हाइपोथायराइडिज्म, एक को मैंने कहा हाइपरथायराइडिज्म, इनमें बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो क्या रेगुलेट कर रहे हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो अगर आप हाइपोथायराइड पेशेंट को देखेंगे तो पहली चीज़ तो आपको ये दिखाई देगा कि दिस पर्सन विल हैव, अगेन बोथ ऑफ देम विल हैव फटीग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होगा।
ये बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होगा एंड दिस पर्सन विल बी लेड बैक, है ना, बिल्कुल बिल्कुल जैसे जिसे कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट टाइप की चीज़ें, एपैथी होगी इसको. सो दिस पर्सन विल हैव एपैथी एंड दिस पर्सन विल बी रेस्टलेस, दिस पर्सन विल शो रेस्टलेसनेस. दूसरी चीज़, दिस पर्सन विल हैव सोमनोलेंस. Obviously we are looking at an extreme cases, some of the symptoms may or may not be present. somnolence का मतलब है कि इस जने को जिसको हाइपोथायराइडिज्म है उसको ज़्यादा नींद आएगी एंड दिस पर्सन विल हैव इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आएगी. सो बेसिकली हमने ये देखा कि सब इसी वजह से हो रहा है. अगर आप बार बार देखें कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. 3 very very important thing to understand. This person will have bradycardia. This is a very very important symptom or sign. Now please understand, bradycardia का मतलब है a heart rate that is lower than normal. So that means, because again we are looking that it is affecting the basal metabolic rate, a person suffering from hypothyroidism is likely to have bradycardia. और अगर मैं यहाँ contrast करूँ, this person will have a higher heart rate and this higher rate is called as tachycardia. So bradycardia, tachycardia, very very important differentiating feature between hypothyroidism and hyperthyroidism. अब इधर देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, इसका मतलब हीट प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी एंड देयरफॉर दीज पीपल विल हैव कोल्ड इंटॉलरेंस, इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी. और अगर आप यहाँ पर देखें, दीज पर्सन्स विल बी हीट इंटॉलरेंट, ये हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. ऑलरेडी इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी. तो बहुत ठंड में कोई आदमी बिल्कुल टी शर्ट में घूम रहा है, या कोई आदमी आपको कोई जना आपको जो है वहाँ पर घर में एसी बार बार बंद करने की बात कर रहा है. फीमेल जो कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है जिसको कोल्ड इंटॉलरेंट की, मे बी हैविंग हाइपोथायराइडिज्म. सो दिस अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर. नंबर 5, इधर देखिएगा बड़े ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि दिस पर्सन में हैव अ रिड्यूस्ड एपेटाइट, इसका एपेटाइट कम हो सकता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मे बी गेनिंग द वेट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अगेन, यहाँ पर क्या हो सकता है, वेट गेन. हालांकि हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में क्या हो रहा हो, एपेटाइट क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो. तो ये लोग आपसे कहेंगे कि मैं कुछ खाता या खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो ये वेट गेन इन स्पाइट ऑफ एपेटाइट बीइंग रिड्यूस्ड, दिस विल बी अ फीचर ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. एंड नंबर इधर अगर हम देखें तो उल्टा होगा, दिस पर्सन में हैव अ वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ एपेटाइट बीइंग इंक्रीज्ड. या तो नॉर्मल होगा एपेटाइट, या एपेटाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसका वेट क्या नहीं हो रहा है, गेन नहीं हो रहा है. एक्चुअली वेट क्या हो सकता है सीवियर केसेस में, लॉस हो सकता है. सो दीज आर, यू आर लुकिंग एट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म. यू कैन इजीली मेक ए मेंटल पिक्चर ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस और पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस. और इधर देखिए, दिस पर्सन GIT एबनॉर्मेलिटीज, GIT यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस के ऊपर असर आएगा, इसीलिए दिस पर्सन इज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिपेशन एंड दिस पर्सन इज लाइकली टू हैव डायरिया. और यहां पर मसल में ट्रेमर्स हो सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में. सो हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट में एग्जिबिट ट्रेमर्स. सो ये सारी चीज़ें, और मैं आपको बता चुका हूँ इसमें फटीग होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मस्कुलर एक्टिविटी हो जाती है तो उसके बाद एग्जॉशन होता है. वहाँ पर मैंने आपसे कहा लेथार्जी, पहले से ही वो कहीं जाने आने के मूड में नहीं होगा. इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ दोनों में होती हैं फीमेल्स में. सो फीमेल्स में दोनों में क्या हो सकती हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं. तो हम ये बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ सिक्रीशन में जो दो स्पेक्ट्रम पे, अपोजिट जो स्पेक्ट्रम पे चीज़ें हैं, एक को मैंने कहा हाइपोथायराइडिज्म, एक को मैंने क्या कहा, हाइपरथायराइडिज्म. What will be the clinical features that will be differentiating one patient from another? अब एक बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, ये हाइपोथायराइडिज्म अगर हम ये कह रहे हैं कि किस में हो गया है, चाइल्डहुड में, अगर ये किस में हो गया है, चाइल्डहुड में, सो सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन चाइल्डहुड, मैं आपको बता चुका हूं, इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म, और ये क्रेटिन एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है. कंजेनाइटल मतलब होता है सिंस बर्थ. तो सिंस बर्थ अगर आप देखें, अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा बच्चे की डेवलपमेंट में, और इस तरह के बच्चे को हम कहते हैं क्रेटिन या थायराइड ड्वार्फ. अगर मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाऊं क्रेटिन की, तो आपको इसके फीचर समझ में आ जाएंगे. अगर आप इस बच्चे को देखें तो इसको हम कह रहे हैं क्रेटिन कह रहे हैं. इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें ड्वार्फनेस तो है ही, साथ में सीवियर मेंटल डिफेक्ट
इफेक्ट हैं ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। स्किन बड़ी ड्राई है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि थायराइड हार्मोन ग्रोथ पर असर डालता है, लेकिन उसका इफेक्ट स्केलेटल ग्रोथ पे ज़्यादा होता है बजाय सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ के। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि रिटार्डेड स्केलेटल ग्रोथ। एंड ऑब्वियसली दिस इज हाइपोथायराइडिज्म, सो नो डाउट अबाउट इट दैट दिस पर्सन विल हैव अ रिड्यूस्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो हमने ये देखा कि सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन चाइल्डहुड विल कॉज क्रेटिनिज्म। और क्रेटिनिज्म में हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज देखी, एक तो ड्वार्फिज्म है ही, दूसरा हमने कहा कि मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है, और नंबर 2 हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा असर है किसके ऊपर, स्केलेटल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। अब हम बात करेंगे अगर हाइपोथायराइडिज्म किस में हो जाए, एडल्ट्स में हो जाए। सो हाइपोथायराइडिज्म में एक बड़ा पिक्यूलियर फीचर ये होता है कि बॉडी वाटर को रिटेन करती है। सो बॉडी वाटर को क्या करती है, रिटेन करती है, और इसीलिए आपको जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स हैं उनमें आपको ये दिखाई देगा कि कहीं फेशियल या स्किन में कहीं पर क्या मिलेगी, आपको स्वेलिंग मिलेगी। So this swelling is a feature of the hypothyroidism. So hypothyroidism में हम ये देखेंगे कि swelling आ सकती है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में अगर सीवियर हो जाए तो सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट इज कॉल्ड एज मिक्सिडीमा। सीवियर हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट इज कॉल्ड एज मिक्सिडीमा। और अगर हम मिक्सिडीमा की बात करें तो आप ये देखेंगे कि इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, कम हो गया है। इस पेशेंट को आपको दिखाई देगा कि पूरे के पूरे फेस पर, पूरी की पूरी बॉडी में, स्किन में उसको क्या हो रहा है, वो वाटर को रिटेन कर रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो टिबिया बोन होती है इसके आगे अगर आप देखेंगे तो वाटर रिटेन हो रहा होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री टिबियल एडिमा। और बेसल मेटाबॉलिक रेट और ब्रेन का फंक्शन इतना कम हो सकता है दैट दिस पर्सन मे लैंड अप इन कॉमा एंड विल हैव अ सीवियर एडिमा ऑल ओवर बॉडी। और मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बताया आपको कि इसमें क्या हो सकता है, प्री टिबियल एडिमा हो सकता है। हालांकि पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, स्किन चेंजेस हैं एडिमा, और ये यहाँ पर अलग अलग जगह पर बॉडी वाटर को क्या कर रही होगी, रिटेन कर रही होगी। सो ये हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की। और हम हाइपोथायराइडिज्म में अभी गॉइटर की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, मैं जनरल फीचर्स की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हाइपोथायराइड पेशेंट्स में देयर विल बी ट्रू गॉइटर। ट्रू गॉइटर का मतलब ये हुआ कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उस पैथोफिजियोलॉजी को छोड़ के पहले आप ये देखिए कि चाइल्डहुड में जो मैंने आपको बताया कि कंजेनाइटली सीवियर जो हाइपोथायराइडिज्म होगा उसे क्रेटिनिज्म का, एडल्ट में सीवियर हाइपोथायराइडिज्म को मैंने क्या कहा, मिक्सिडीमा कहा। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है अगर आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म का कॉज रूल्ड आउट है तो ज़्यादातर केसेस फिर उसके बाद में ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस से होते हैं। और इस ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस को हम कहते हैं हाशीमोतोस डिजीज। इसको हम कहते हैं हाशीमोतोस डिजीज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपसे ये कहा कि हाइपोथायराइडिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी। लेकिन अगर आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये जनरली क्या होगा, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। इस ऑटो इम्यून थायराइड के इन्फ्लेमेशन को, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस को आप क्या कह रहे हैं, हाशीमोतोस डिजीज। इट विल अल्टीमेटली लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। सो इफ आयोडीन डेफिशिएंसी इज रूल्ड आउट देन मोस्ट केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म आर बिकॉज ऑफ हाशीमोतोस डिजीज। नाउ वी आर लुकिंग एट द हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है उसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। उसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। मैं इस ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट की आपको एक बारी एक फोटोग्राफ दिखाता हूं, एक डायग्राम से देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है। तो अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें तो लुक एट द आईज ऑफ दिस लेडी। नाउ दिस इट इज लुकिंग एज इफ दे आर बल्जिंग आउट। दिस इज अ वेरी वेरी पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्सोप्थेल्मोस, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये एक्सोप्थेल्मोस, फाइन एयर। ऑब्वियसली इनमें भी गॉइटर हो सकता है लेकिन ये टॉक्सिक गॉइटर है, नोड्यूल्स बन जाएंगे तो इसे टॉक्सिक गॉइटर कहते हैं। तो मैं छोटी सी बात यहाँ पर पहले बता दूं कि हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों में थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट या गॉइटर हो सकता है। लेकिन एक को आप ट्रू गॉइटर कहेंगे और एक को आप टॉक्सिक गॉइटर कहेंगे। और बाकी ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं, ये सिम्टम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जनरल सिम्टम्स होंगे हाइपरथायराइडिज्म के, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया,
हाई आउटपुट फेलियर, वेट लॉस एंड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ट्रेमर्स इन द मसल्स. सो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म. बट मेरा मकसद ये था कि आप इसको बड़े ध्यान से देखें कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है, इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, एक्सोप्थेल्मोस. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेव्स डिजीज. सो ग्रेव्स डिजीज में हमने ये कहा कि ये सारे काम होंगे, और ये सारे काम होने के साथ साथ एक और कंडीशन होगी. इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मोस. इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मोस. नाउ लेट अस, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर मैंने आपसे कहा कि दिस पर्सन में हैव टॉक्सिक goiter. So don't be under the illusion that the thyroid glands get enlarged only in the cases of hypothyroidism. It can be increased in the cases of hyperthyroidism as well. The pathophysiology is different. You will learn in higher classes in your medical school, but it is called as toxic goiter. और उधर जब हम बात करेंगे तो true goiter की बात करेंगे. So अभी मैं आपको एक बार goiter के बारे में बताता हूं कि how iodine deficiency leads to goiter. So please understand this fundamental principle. तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो बार बार शब्द हमारे सामने आता है जिसे मैं एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड या गोइटर कह रहा हूं, और अब मैं ट्रू गोइटर की बात कर रहा हूं जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है या हाइपोथायराइडिज्म में मिल सकता है. इस आयोडीन डेफिशिएंसी से थायराइड की एनलार्जमेंट कैसे होती है. इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर आप इस तरह से ये समझिएगा कि मैं एक बेसिकली हायर लेवल के क्वेश्चन को आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ. इसको ध्यान दीजिए. इधर देखिए, मैंने एक पेशेंट का मेरे पास एक पेशेंट आया और मुझे लगा कि ये पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड है. तो मैंने उसका जब ब्लड टेस्ट कराया तो मैंने क्या देखा कि T3 कम है और T4 क्या है, कम है. यहाँ पर अगर आपको ध्यान आ रहा है, हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा था TRH, एक्ट कर रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वो रिलीज कर रहा था TSH एक्ट कर रहा था थायराइड पर, और थायराइड प्रोड्यूस कर रहा था T3 और T4, और हमने देखा था एक नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन था एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में T3 और T4 का. आपने इस पेशेंट का जब टेस्ट कराया तो आपने देखा कि T3 T4 का लेवल कम है, और आप साथ में ये देखेंगे कि TSH का लेवल क्या है, इंक्रीज है, क्योंकि जब ये कम होगा तो ये लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब हुआ ये कि आपने कुछ दिनों बाद दोबारा टेस्ट कराया तो आपने ये देखा कि T3 T4 और कम हो गया है और TSH का लेवल और बढ़ गया है. अब ये पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स ये है कि TSH जब बढ़ रहा है तो T3 T4 नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है. बेसिकली कहानी ये है कि TSH जब बढ़ता है तो T3 T4 पे तब एक्ट करेगा when TSH has the capability to act on the thyroid gland and the thyroid gland is having a normal physiology. But we are now talking of a diseased condition. This diseased condition is hypothyroidism. That means the thyroid follicle cell is not able, thyroid follicle hormone, stimulating hormone is not able to produce all the effects that it can on the thyroid gland. And therefore, because when I am saying that these thyroid disorders are autoimmune disorders, now the thyroid gland, ये जो ग्लैंड है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, अब ये TSH से रेगुलेट नहीं हो रहा है, ये किससे हो रहा है, एंटीबॉडीज से हो रहा है. दिस इज व्हाई द पैराडॉक्स कि इनका लेवल कम होता जा रहा है, इनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनका लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये किस पे प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, थायराइड पर, क्योंकि थायराइड किससे कंट्रोल हो रहा है, एंटीबॉडीज से हो रहा है. दैट विल एक्सप्लेन द पैराडॉक्स. अब दूसरी बात यहां पर समझिए, इधर देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो हाइपोथायराइडिज्म में आपने ये देखा, ये हो गया. अगर हम बात करें ट्रू गोइटर की, मान लीजिए किसकी डेफिशिएंसी है, आयोडीन डेफिशिएंसी है. So now iodine deficiency causes what is called as iodine deficiency disorders. So please understand, iodine deficiency simply is not goiter. आयोडीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, आपकी डाइट में होना चाहिए. इसकी वजह यह है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी खास तौर पे बच्चों में बहुत जल्दी बहुत गड़बड़ कर सकती है, और इस पूरी डेफिशिएंसी को हम केवल गोइटर ना कह के क्या कह रहे हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कह रहे हैं. इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन. आप समझ सकते हैं कि आपने जानते हैं कि थायराइड हार्मोन्स आर इन्वॉल्वड इन द मेंटल डेवलपमेंट. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा. नंबर 2, ग्रोथ रिटार्डेशन. आप जानते हैं स्केलेटल ग्रोथ क्या होगी, रिटार्डेड होगी. नंबर 3 डेफ म्यूटिज्म, बच्चा सुन नहीं पा रहा या बोल नहीं पा रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं. नंबर 4, देयर विल बी एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एबॉर्शंस आर प्रीमेच्योर डिलीवरीज टाइप की चीज़ें जो होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एबॉर्शन. एंड नंबर 5 विल बी स्टिल बर्थ.
मरा हुआ बच्चा पैदा होना, ये स्टिल बर्थ, ये भी आयोडीन डेफिशिएंसी का कारण है। नंबर 6 की वजह से होता है। नंबर 6 ऑब्वियसली अब अगर हमारे पास जगह बच रही है तो हम क्या लिख रहे हैं, द एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड विच इज थायराइड। थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो सकता है, और जब ये एनलार्ज होता है तो आसपास के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर सकता है, जिसमें खास तौर पे इसके नीचे ट्रेकिया, ईसोफेगस, यहाँ तक भी इसके प्रेशर जा सकते हैं, तब ऑब्वियस सिम्टम्स आएंगे। और ये कुछ ब्लड वेसल्स को भी क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, जो अपर लिम्ब में जा रही है। और ये हाथ भी क्या हो सकता है, सूज सकता है अगर वीनस रिटर्न रुक गया तो। ये कुछ सिम्टम्स किसकी वजह से आएंगे, गोइटर का जब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एनलार्जमेंट, और एनलार्जमेंट की वजह से इसका जो प्रेशर इफेक्ट आएगा, प्रेशर इफेक्ट ऑन एडजॉइनिंग ऑर्गन्स, तब उसके सिम्टम्स आने शुरू होंगे। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिए, इसे हमने क्या कहा है कि आप आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसीलिए हमने एक फूड फोर्टिफिकेशन की मदद से, फूड फोर्टिफिकेशन, इस शब्द को समझिए, फूड फोर्टिफिकेशन, इसका मतलब मैं खाने में कोई ऐसी चीज़ मिला रहा हूँ जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। तो मैं फूड को क्या कर रहा हूँ, फोर्टिफाई। दिस इज नॉट फूड एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप माल इंटेंट से कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं फूड में, जिसका नुकसान होगा। ये मैंने क्या कहा है कि आप फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, इस न्यूट्रिएंट को ऐड करने से आपने क्या कहा है, फूड फोर्टिफिकेशन। और आप फोर्टिफाई करते हैं कॉमन सॉल्ट को। सो जो चीज़ हमने चूज़ करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चूज़ किया है फोर्टिफाई करने के लिए, वो कॉमन सॉल्ट है। आप जानते हैं इसे आयोडाइज नमक कहा जाता है। और 1 मिलियन NaCl में 1 पार्ट आप डालते हैं सोडियम आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड, या KiO3 भी डाल सकते हैं प्रोबेबली। लेकिन मेनली आप ये याद रखिएगा कि सोडियम आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड 1 पार्ट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ NaCl, दिस इज द रेट ऑफ फोर्टिफिकेशन। और अगर ये कॉमन सॉल्ट की जगह अगर आयोडाइज सॉल्ट खाया जाए, सो दीज डिसऑर्डर्स विच आर कॉल्ड एज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, सच हॉरिफाइंग इफेक्ट्स ऑफ देम, दे कैन बी वेरी इजीली एंड इन वेरी लो कॉस्ट कैन बी प्रिवेंटेड। सो आप समझ सकते हैं कि इन डिसऑर्डर्स को बहुत आसानी से और बहुत कम पैसों में क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। बस करना ये है कि नॉर्मल सॉल्ट की जगह क्या खाना है, आयोडाइज सॉल्ट खाना है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस आयोडीन डेफिशिएंसी में क्या हुआ। आयोडीन डेफिशिएंसी में आपने देखा कि T3 और T4 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा। देखिए अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन नॉर्मल है। उसने क्या किया है, T3 T4 क्या कर दिया है, कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसके पास थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बहुत सारी क्या नहीं है, आयोडीन नहीं है। आप जानते हैं आयोडीन को टायरोसिन के साथ जोड़ करके थायराइड हार्मोन्स बनाए जाते हैं। तो आयोडीन की कमी हो गई तो मेरे पास थायराइड हार्मोन्स बनाने की कमी हो गई, और मेरा T3 T4 का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। इसका असर ये पड़ेगा कि TSH लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अब ये TSH किस पे एक्ट कर सकता है, थायराइड पे। उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तो है नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा था नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म में होता है, तो उसके खिलाफ ये नहीं है। तो ये किस पे एक्ट कर सकता है, थायराइड फॉलिकल्स पे। और थायराइड फॉलिकल्स पे जब वो एक्ट करेगा तो बेसिकली वो इनका सिक्रीशन बढ़ा देगा, किसका, थायरोग्लोबुलिन का। और थायरोग्लोबुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो फॉलिकल्स के अंदर थायरोग्लोबुलिन ज़्यादा होंगे, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये जो आपने थायरोग्लोबुलिन बढ़ाया था, इसमें और ज़्यादा क्या जोड़ के आयोडीन आप और ज़्यादा क्या बना सकते थे, T3 T4। लेकिन अभी आप T3 T4 बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसकी कमी है, आयोडीन की। तो केवल क्या बढ़ेगा, थायरोग्लोबुलिन, और इसको हम किस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, T3 T4। और फॉलिकल का साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज। और थायराइड के लोब्स किसके भरे हुए हैं, फॉलिकल्स के। तो जब सारे फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो दोनों लोब्स का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रू गोइटर या एंडेमिक गोइटर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो आयोडीन डेफिशिएंसी, T3 T4 डिक्रीज, TSH increased, acts on the thyroid follicles, increases the secretion of thyroglobulin, leads to the increase in the size of thyroid follicles, and collectively when the thyroid follicle size is increased, it will lead to an increase in the size of the thyroid gland which is called as goiter. So हमने अब आपको बहुत सारी कंडीशंस बता दी हैं कि थायराइड की जो एबनॉर्मेलिटीज हैं उनके सिक्रीशन में क्या क्या होता है। हमने देखा कि आयोडीन डेफिशिएंसी में ट्रू गोइटर कैसे होता है। हमने देखा हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या हो सकता था, क्रेटिनिज्म और मिक्सिडीमा अगर सीवियर हो जाए एडल्ट में। और जो हमने हाइपरथायराइडिज्म में रिप्रेजेंटेटिव डिजीज को डिस्कस किया था, उस डिजीज को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। सो अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल विद अस। सो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटीज किस कंडीशन के लिए अवेलेबल है। सो देखिए हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट बहुत आसान है।
हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। वो ट्रीटमेंट ये है कि यू गिव थायरॉक्सिन। सिंपल काम ये है कि आप पेशेंट को ओरली क्या दे दें, थायरॉक्सिन दे दें। तो देखिए ये हार्मोन ओरली दिया जा सकता है। मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन होता तो डाइजेस्ट हो जाता, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ये मॉडिफाइड क्या है, अमीनो एसिड है। सो इसकी एक बड़ी ईज ये है कि दिस हार्मोन कैन बी टेकन ओरली। सो हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने क्या देना है, थायरॉक्सिन देना है। थायरॉक्सिन की डोज डॉक्टर टाइट्रेट करेगा डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द टीएसएच। वो टीएसएच को बार बार क्या करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा, और जहां पर उसको लगेगा कि जो डोज चाहिए आपको थायरॉक्सिन की वो दे देगा। एंड दिस इज वेरी इजीली ट्रीटेड। द प्रॉब्लम इज बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म। So more problem would be hyperthyroidism. इसमें हम क्या कर सकते हैं, we can give some what are called as anti-thyroid drugs. एंटी-थायराइड ड्रग्स में दो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक को हम कहते हैं कार्बामिजोल और दूसरे को हम कहते हैं प्रोपाइल थायोयूरासिल। ये थायराइड के फंक्शंस को क्या करती हैं, कम करती हैं। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स कह रहे हैं। और ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन तो कार्बामिजोल है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोपाइल थायोयूरासिल। दूसरा काम आप कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक का मतलब ये है कि आप ये वाला आइसोटोप 131 आयोडीन, दिस इज रेडियो एक्टिव, अगर ये ब्लड में बहुत कम अमाउंट में क्या कर दें, इंजेक्ट कर दें, तो आपको पता है कि पूरी बॉडी में केवल थायराइड फॉलिकल के सेल्स की कैपेबिलिटी है इसको ट्रैप करना। तो वो इस रेडियो एक्टिव आयोडीन को ट्रैप करके थायराइड फॉलिकल के अंदर भेज देंगे, और ये रेडियो एक्टिव आयोडीन उन थायराइड फॉलिकल्स को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, और उसकी वजह से थायराइड का फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो मैंने क्या कहा कि आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन दी, रेडियो एक्टिव आयोडीन ब्लड में क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, लेकिन ट्रैप केवल किसने किया है, थायराइड फॉलिकल्स ने। उनको किसके अंदर भेज दिया रेडियो एक्टिव आयोडीन को, फॉलिकल्स के अंदर, और उसने फॉलिकल्स के सेल्स को क्या करना शुरू किया, डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या हो गया, कम हो गया। नंबर 3, एक तरीका और है आपके पास कि आप क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। सो रिमूवल ऑफ द पार्ट और द एंटायर थायराइड ग्लैंड। एंटायर थायराइड ग्लैंड इज नॉर्मली नॉट रिमूव्ड। सो लेकिन आप ये काम क्या कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने का आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप एंटी थायराइड ड्रग दें, या आप रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक कराएं, या आप क्या कर दें, सर्जरी कर दें। अगर इनकी वजह से गड़बड़ ये हो गई कि एक्चुअली थायराइड का फंक्शन बहुत कम हो गया, देन इट में लीड आफ्टर द ट्रीटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, देन ऑब्वियसली दीज पेशेंट्स कैन ऑलवेज बी गिवन थायरॉक्सिन। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप हाइपरथायराइडिज्म को मान लीजिए इन चीज़ों से क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, और इसकी वजह से थायराइड फंक्शन काफ़ी कम हो गया और उल्टा असर हो गया कि वो एक्चुअली किस में डेवलप हो गया, हाइपोथायराइडिज्म में, तो आप उसको क्या दे सकते हैं, थायरॉक्सिन दे सकते हैं। सो आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ द ट्रीटमेंट possibilities that are available for the treating of thyroid disorders is absolutely clear to you. Now this finishes our discussion of this very important gland, which is thyroid. When I come back, we will look at another very important gland, which is the parathyroid gland. Thank you.